Hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge World. Today we are going to discuss about the Indian polity's silent feature. आज हम लोग साइलेंट फीचर के बारे में बात करेंगे जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। इनका कार्य क्या है, इनके फीचर क्या है, इनकी बोरोइंग क्या है, ये सब देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता होगा कि जैसे भारतीय संविधान को हम उधार का थैला कहते हैं। उधार का थैला इन द सेंस कि इसमें विभिन्न प्रकार के देशों से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए पढ़े गए हैं। उनको पढ़ने के बाद उनकी जो अच्छी बातें हैं वो ली गई हैं, जैसे USA, ब्रिटेन वगैरह। सो ये क्या है, कंटेंट यूनिक है, इस फिर भी ये अधिकतर देशों से लिया गया है। और इसके जो कंटेंट और स्पिरिट है ना, यही इसके साइलेंट फीचर हैं जिसको डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्री, यानी कि दूसरे देश के संविधानों से इसको अलग करते हैं। अब इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रख लो। यहाँ पर USA का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर क्या होगा, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ हमारा USSR जो आज का हमारा रसिया है। 1991 पहले रसिया था और USSR था, और आज हमारा रसिया हो चुका है। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ट फीचर थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, और एक इसको एक ब्लेंड दिया, जिससे एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ कि एक यूनिक फीचर निकल के सामने आया। और हमारा भारतीय संविधान इन सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है, जो इसके साइलेंट फीचर में हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो आज का टॉपिक भी हमारा क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए अब हम ये आप देख सकते हैं कि 15 हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, 15 फीचर लिखे हुए हैं। इनके बारे में एक ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद सब डिटेल में करेंगे। सबसे पहले कि लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में जानेंगे। फिर ब्लेंड है, यानी मिक्सचर है किसका, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी वाइज है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जुडिशरी सॉवरेनिटी है, और क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। उसके बाद हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और क्या है, सेकुलर स्टेट है। एडल्ट फ्रेंचाइजिंग मतलब जो हमें वोटिंग का अधिकार है, वो इसमें बात की गई है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है, देखेंगे कि कैसे सिंगल सिटीजनशिप हमारे भारतीय संविधान या भारतीय गणराज्य में कैसे प्रभाव डालती है। उसके बाद क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कैसे काम करती हैं और भारतीय संविधान को या भारतीय स्टेट को किस प्रकार फ़ायदा पहुंचाती हैं, उसको देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविज़न किस प्रकार फ़ायदा पहुंचाते हैं या फिर किस प्रकार हमें एक यूनिक फीचर प्रदान करते हैं हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको देखेंगे। फिर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, और इसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात करेंगे। तो ये हमारे साइलेंट फीचर हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा फीचर आएगा, तो सबसे पहले इसको यहाँ रख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारतीय संविधान। इसके ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, और उसके बाद वर्ल्ड पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। तो एक तो आपको बेसिक फीचर अगर हम जाने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिटन और दूसरा अनरिटन, यानी कि एक लिखित होता है और दूसरा अलिखित होता है। अब लिखित के अंदर हमारे USA का संविधान आ जाता है, हमारे प्यारे भारत का संविधान आ जाता है, और अनरिटन के अंदर हमारा ब्रिटेन आदि का संविधान आता है। इसमें क्या होता है, अब क्योंकि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस सेंस में बात करेंगे कि हमारा भारतीय संविधान इतना बड़ा
और लेंदी यानी कि लंबा कॉन्स्टिट्यूशन या बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, हमारा संविधान जो है इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले कोई संविधान बनता है या फिर कोई देश की पॉलिटी या फिर उसकी राज्य व्यवस्था में क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड असर डालता है। तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं में ये कैसा असर डालेगा? सबसे पहला असर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पड़ेगा, क्योंकि ये एक बल्कि अधिनियम था। तो इससे क्या हुआ कि अधिकतर हम लोगों ने प्रेरणा कहाँ से ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की? तो सबसे ज़्यादा इस अधिनियम से ली है, इस वजह से ये बड़ा है। उसके बाद कुछ ब्रिटिश प्रावधान थे, उनको भी इसमें ऐड किया गया। उसके बाद हमारे पॉलिटिकल या फिर अदर थ्योरीज जो थी, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल ऐड किए गए उसमें, है ना, अंबेडकर जी की विचारधारा को ऐड किया गया। तो इस वजह से हिस्टोरिकल फैक्ट की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो गया, पहला। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या हुआ? ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या आता है? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब पूरे देश में, यानी हमारे जो भारत देश है, इसमें हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें क्या हुआ? ये वन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कि हमारे भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो काफ़ी विशाल है। विशाल होने के साथ साथ इसमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी होने के लिए इसमें हर एक समुदाय को कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कैसे इसको ऐड किया जाए, जिस वजह से सभी के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए। इससे क्या हुआ? इसको क्या बल्कीनेस यानी कि भारीपन, यानी कि इसमें ये बड़ा हो गया। इसी के साथ साथ और कौन से हैं? इसके आगे हम देख लेते हैं कि इसका सिंगल सिटीजनशिप भी इसमें प्रभाव डालती है, क्योंकि पूरे हमारे जैसे यूएसए का एग्जांपल लें तो यूएसए में क्या दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता यानी राज्य अपने स्तर पर नागरिकता देता है और केंद्र अपने स्तर पर नागरिकता देता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर एक नागरिकता मिलती है जो भारत का संघ देता है, यानी भारत का यूनियन देता है। राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है। इस वजह से कुछ अधिनियम है जिसकी वजह से हमारा संविधान बल्कि हो जाता है, यानी कि लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आना ही पड़ता है। क्योंकि इतना ज़्यादा जब प्रावधान को हम एक जगह रखते हैं और इतनी बड़ी टेरिटरी यानी इतने बड़े राज्य क्षेत्र को हम कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखना ही था। अब अगले प्रावधान की ओर हम लोग बढ़ेंगे, है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के सबसे पहले हम मतलब जानेंगे। रिजिडिटी मतलब कठोरता हिंदी में कहेंगे, और इसको लचीलापन। अब कठोरता और लचीलेपन के संविधान के अगर कॉन्टेक्स्ट में या संविधान के संदर्भ में देखें तो कठोरता यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान हमारे संविधान को अमेंड करने यानी संशोधन करने के लिए लाए जाते हैं जो काफ़ी स्पेशल मेजॉरिटी मांगते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी आप समझते होंगे कि यानी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, किसके लिए? अमेंडमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर कठोरता दिखती है, और ये कठोरता कहाँ से प्रेरित है? ये हमारी कठोरता
यूएसए से प्रेरित है, क्योंकि यूएसए का संविधान जो है क्या है, बहुत ही कठोर है। वहाँ पर सभी संविधानों के लिए मतलब कोई भी अमेंडमेंट होता है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर हम अब लचीलेपन की बात करें तो लचीलेपन यानी कि कोई भी संविधान का संशोधन करना हो तो सिंपल मेजॉरिटी लाएंगे, यानी कि मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि इसके लिए क्या लाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी लाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ हमें विश्व में देखने को मिलता है, तो वह है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर ब्रिटेन भी कह सकते हैं। अब हम कठोरता यानी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को समझ चुके हैं, तो अब हम इसको भारतीय संविधान की ओर से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविज़न है और कुछ सिंपल प्रोविज़न है। यानी कि यहाँ पर अब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें क्या चाहिए, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। यानी कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनमें से जो मेजॉरिटी कह देंगे, अगर उन्होंने हाँ में किया तो वो एक्ट पास हो जाता है, ना में किया तो एक्ट नहीं पास होगा। बल्कि लेकिन अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी में देखते हैं कि 2/3 मेंबर उसमें प्रेजेंट भी होने चाहिए और उनकी वोटिंग भी होनी चाहिए, तभी वो एक्ट बनेगा, नहीं तो वो खारिज कर दिया जाएगा। इस वजह से क्या हुआ, अब ये दोनों प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा प्रावधान क्या था। तीसरा प्रावधान है फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायस्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है, यानी फेडरल सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रावधान आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर्स का मतलब क्या है, जुडिशरी के अलग काम बताए गए हैं, एग्जीक्यूटिव के अलग और लेजिस्लेचर के अलग। इनके अंदर जो है ये डिपार्टमेंट जो होते हैं अलग अलग, सभी का कार्य डिसाइड होता है, कोई एक दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि अधिकतर चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम बना रहे और एक इक्विलिब्रियम हो, जिससे कि स्टेट जो है रन कर सके। उसके बाद क्या है फेडरल सिस्टम, इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे क्या हुआ कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर सारे सब कुछ एक जगह हैं, कोडिफाइड हैं। उसके बाद तीसरा क्या आता है, बाई कैमरल है। बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि लोकसभा है और राज्यसभा है। यानी कि लोकसभा से क्या हुआ कि लोकसभा से हमें रिप्रेजेंटेशन मिला आम जनता का, क्योंकि वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं डायरेक्ट चुन के आते हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है राज्यों को, क्योंकि वहाँ के प्रतिनिधि इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं। अब जान लेते हैं यूनिटरी बायस्ड क्या होता है। यूनिटरी बायस्ड, यूनिटरी बायस्ड मतलब कि कुछ ऐसे समय आता है संविधान में जिसमें ये एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं और सेंट्रल की तरफ अधिक झुकाव ले लेते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस का होना, ऑल इंडिया सर्विस का होना, और क्या होना, स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना, तीसरा क्या होना,
सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का होना। चौथा क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये सारे प्रावधान मिला के एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, जहाँ राज्यों का मैक्सिमम रोल ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हमारा देश एक यूनिटरी सिस्टम होता है। इसमें अगर हम डालें तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी आते हैं। इसका मतलब हमारा संविधान फेडरल है, लेकिन किसी समय पर एक इमरजेंसी कंडीशन पर एक यूनिटरी बायस्ड होता है, यानी केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इसके बाद अगला आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट से होता है जिसकी सरकार क्या होता है, जनता चुन के, यानी कि पब्लिक के इलेक्शन से वहाँ पर बैठती है। यानी हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड होता है। अब हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो प्रावधान होते हैं उनको देखेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले आता है कि इसमें रियल एंड नॉमिनल हेड होता है। अब रियल एंड नॉमिनल हेड का सीधा से मतलब है, एक रियल हेड होता है। रियल हेड हमारा क्या हुआ, राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। ये क्या हुआ कि जैसे हमारे देश के कोई ऑफिशियल कार्य जो होते हैं वो सारे हमारे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। कौन करता है, नॉमिनल हेड, यानी कि नॉमिनल हेड कौन होगा हमारा, प्रधानमंत्री, यानी कौन, पीएम, देश का प्रधानमंत्री। यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री कार्य करते हैं वो नॉमिनल हेड के पद से काम करते हैं, लेकिन जो रियल हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री कार्य करता है, पहला। दूसरा क्या हो गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जो हमारी एग्जीक्यूटिव हो गई, वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी कहाँ होगी, हमारी पार्लियामेंट के अंदर। इस वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर एक मंत्री करता है तब भी, यानी एग्जीक्यूटिव के अंदर किया गया कार्य पूरा प्रतिनिधि पूरी एग्जीक्यूटिव पे आता है, चाहे वो पर्टिकुलर एक पर्सन के द्वारा किया गया हो। इस वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री, यानी लीडरशिप ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अगर हम स्टेट लेवल देखें तो यहाँ सीएम आता है। पॉइंट आता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस हम इन द सेंस कि लोकसभा। अब लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, यानी कि जो डायरेक्ट आए हैं मेंबर चुन के, उनको हटाया भी जा सकता है। ये क्या है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि जनता डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि वोट के द्वारा चुनकर कहाँ भेजती है, हमारे पार्लियामेंट यानी संसद के
अंदर, और ये इनके विल को, यानी कि जनता के विल को यहाँ प्रेजेंट करता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मतलब और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों अलग टर्म हैं। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट के अंदर लिए गए कोई भी डिसीज़न, वो पार्लियामेंट सॉवरेन है अपने सारे डिसीजन लेने के लिए, सारे कार्य करने के लिए और अपने सारे अनुच्छेदों को, एक्टों को लागू करने के लिए। यानी कि हमारे देश के ऊपर कोई दूसरी तरीके की कोई भी पावर कार्य नहीं करती। इस वर्ड का सीधा मतलब होता है कि वी आर फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल हिंड्रेंस और एक्सटर्नल बायसनेस। हम लोग फ्री हैं किसी प्रकार की बाह्य शक्तियों के इंटरफेरेंस से, यानी कि भारत स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। वहीं जुडिशियल सुप्रीमेसी आती है, यानी कि जुडिशियल सुप्रीमेसी में हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो होती है उसको अलग करके रखा जाता है, इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में कार्य करती है, जिससे कि वह बिना किसी बायसनेस के अच्छा कार्य कर सके और वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रख सके। अगला पॉइंट आता है 6 पॉइंट पे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं आर्टिकल 14 से 35 तक, जिसमें 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है जो हमें भारतीय संविधान ने प्रदान किए हैं उसके सिटीजन्स को। ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नागरिक के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट कहाँ अप्रोच कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, जो कि एक साइलेंट फीचर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये हमें पॉलिसी, जैसे किसी स्टेट ने जो है पॉलिसी बनाई, उसके अंदर ये प्रिंसिपल जो हैं इनको इंसर्ट करने के लिए कहा गया है। यानी कि पॉलिसी बनाते समय हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बात करते हैं? वेलफेयर स्टेट की कामना करते हैं, वेलफेयर स्टेट की कामना करते हैं। यानी कि सभी को मिनिमम वेज मिले, सभी को लाइवलीहुड मिले, बराबर का मानदंड या पे मिले, महिलाओं पुरुषों में समानता हो, है ना, पंचायती राज या पंचायती सिस्टम को अच्छे से लागू किया जा सके। ये सारे नियमों को ऐड करके हमारे नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जो कि संविधान की स्पष्ट मंशा को दर्शाते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य, 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों के बाद हमारा संविधान करता है। 11 प्रकार के संविधान के इस अधिकारों में
हमें अपने बच्चों को पढ़ाने से लेकर देश में किस तरह अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करना, देश की प्रॉपर्टी को कैसे बचाना, इन सभी चीज़ों को बताया गया है। ये अधिकार लगभग प्रेरित हैं हमारे यूएसएसआर से, परंतु ये एक यूनिक फीचर रखते हैं इनसे इतर जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। उसके बाद अगर क्योंकि इसमें अभी कुछ प्रोविज़न्स बाकी हैं, आधे ही हो पाए हैं इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। आधे वीडियो यानी सेकंड पार्ट में हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट की। धन्यवाद।